और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11 की मैथमेटिक्स या यूं कहें गणित, क्योंकि हिंदी में पढ़ानी है। जो वोटिंग हुई थी उसमें ज़्यादातर लोगों ने हिंदी को प्रेफरेंस दी है, तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। और इंग्लिश के अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए अलग सेशन चलेगा। तो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बात ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं 10th पास आउट करके आए हैं, और 11th में जो भी आप मैथ पढ़ेंगे ये समझ लीजिए कि वो 10th की मैथ से बिल्कुल अलग होने वाली है। जो कुछ भी आपने पढ़ा, क्योंकि 10th तक में हम जो भी 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हमने पढ़ी, वहां पर जो क्वेश्चन होते थे वो संक्रियाओं पर आधारित होते थे। यानी हमने आइडेंटिटी यूज कर ली या फिर जोड़, गुणा, भाग, घटाओ, जो कुछ भी इस तरह से करना था, तो केवल क्वेश्चन उस तरह के थे। लेकिन यहाँ जो 11th और 12th की मैथ होने वो बिल्कुल अलग होने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उम्मीद यही रखता हूं कि और बाकी चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया गया होगा मैं उससे बेटर और आपके लिए बहुत ही इजी बनाने वाला हूं मैथ। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आपको मैथ बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और आज शुरू करेंगे हम समुच्चय से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो समुच्चय से हम शुरू करेंगे, लेकिन समुच्चय पढ़ने के पहले सबसे बड़ी चीज है कि हम जान लेते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। और ये बेसिक्स कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आता है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं। तो चीजों को गिनने के लिए क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके हम चीजों को गिनते हैं। फिर आता है प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए कहीं तक भी चले जाएं, ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। फिर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन एक कंडीशन की होती है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। q कभी 0 नहीं हो सकता। तो जैसे हम p/q के रूप में लिखते हैं तो वहां पर हम कौन कौन सी संख्या हो सकती है? जैसे 2/3, 5/7, 9/2, इस तरह की संख्याएं होती, ये कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज देखिए, क्या 1, 2, 3 ये सब भी परिमेय संख्याएं हैं? हाँ बिल्कुल है, ये सारी परिमेय संख्याएं ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो हर होता है वो कम से कम 1 तो होता ही है। तो अगर हम इस तरह कोई भी संख्या है, यानी फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, भिन्न वाली संख्याओं को ही परिमेय संख्या कहते हैं। फिर आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, तो ये क्या होती हैं कि अपरिमेय संख्याएं जैसे कोई भी जिनको हम p/q के फॉर्म में न लिख सकें वो हो जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे संख्या देख लेते हैं, क्या होता है? √3। √3 ये अपरिमेय संख्या है। आप कहते हैं इसके नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, लेकिन जब ये पहले से ही हमको बता दिया गया कि अपरिमेय संख्या है तो ये चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी वो अपरिमेय ही होगी। अच्छा, ये √3 का मान क्या होता है? 1.732 ऐसे ही करके ये चलता रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो √3 हो गया या पाई हो गया। 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर आते हैं, फिर आता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जैसे कोई भी नंबर हो, चाहे वो ऋणात्मक 0 से लेके ऋणात्मक और धनात्मक जो भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं पूर्णांक। जैसे
अगर हम यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 और ये इधर चलता रहेगा, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और ये यहां तक बढ़ता चला जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। फिर आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितने भी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक नंबर लाइन होता है, तो नंबर लाइन पे हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं भाई? 1 2 3 और उसके बाद इसके निगेटिव भी लिख सकते हैं। और एक चीज और भी अगर याद होगा तो 9th में पढ़े हैं कि अगर कोई भी संख्या जैसे √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो √3 तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि √3 √5 या भिन्न आ गया कि 2/5 को सम्मिलित कीजिए, वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, जितने भी संख्याएं हैं सबकी सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। फिर अगला देख लेते हैं। अगली बात आती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, तो भाई अभाज्य संख्या अगर मेरे हिसाब से मानते हैं तो अभाज्य संख्या होती है कि जो संख्या खुद से ही कट जाती हो, खुद से ही कटती हो और बाकी किसी से ना कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब है 1 से तो लगभग सभी संख्याएं कटेंगी, यानी वो संख्या 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, तो ये सब संख्याएं देखिए। तो 1 और 2 जो है वो 1 और 2 किसी अन्य पहाड़े में आता है? नहीं आता। 3 1 और 3 के अलावा किसी में नहीं आता। 5 1 और 5 के अलावा किसी में नहीं आता। उसी तरह 7 11 13, यानी जो संख्याएं 1 या खुद के अलावा किसी और के टेबल में ना आती हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। फिर आता है भैया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाते हैं? देखते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं की बात करें तो ये होता है कि जैसे कोई भी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारी संख्याएं देखिए। तो 4 देखो, 4 किससे? 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। 6 में देखो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। 8 1 से होगा, 2 से होगा, फिर 4 से होगा, उसके बाद 8 से होगा। और उसी तरह से 9 भी 1 से होगा, फिर 3 से होगा और उसके बाद 9 से होगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो ये हो गए भैया। अच्छा, 1 के बारे में आ जाए कि 1 क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? तो 1 के बारे में जान लीजिए, ये ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य, ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। क्यों भाई? क्योंकि हमने ये कहा कि अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो 1 और खुद के टेबल में आती हूँ, जो पहाड़े में आते हो। तो 1 जो है केवल 1 ही में तो आता है, तो यानी इसका 1 ही, इसलिए ये अभाज्य भी नहीं है। भाज्य में 1 से 2 से ज्यादा इसके होने चाहिए भाजक, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। फिर आता है एक चीज देख लेते हैं, सम संख्याएं। भाई सम संख्या और विषम संख्या ये तो बहुत ही आसान है, ये लगभग सभी को पता होगा। सम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, वो हो जाती हैं सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10, इसी तरह से करते चले जाते हैं, तो ये हो जाती है सम संख्याएं। फिर आती है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, वो हो जाती है विषम संख्या। यानी 1 3 5 7 9, इस तरह चलते जाएंगे, तो ये हो जाएगी विषम संख्या। तो भाई ये रही बिल्कुल बेसिक सी चीज। अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर 1 है कि समुच्चय चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। चैप्टर 1 है तो ये समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है, लिख लेता हूं पहले। समुच्चय,
तो समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है कि भिन्न भिन्न अवयवों का, क्या होता है, भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, समुच्चय कहलाता है। भाई देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भिन्न अवयव का मतलब होता है चीजें, तो वो कोई भी चीजें हो सकती हैं। अवयव का मतलब चीजों से समझ लीजिए, और क्या होता है, उनका जो संग्रह होता है, उनका जो सेट होता है, वो मतलब ग्रुप, वो समुच्चय कहलाता है। लेकिन ये चीज है कि वो सारी चीजें अलग अलग होंगी लेकिन एक ही ग्रुप के होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो वो ग्रुप है, अगर वो मेरे लिए जो भी ग्रुप है वही ग्रुप आपके लिए भी होगा, वही ग्रुप आपके पापा के लिए होगा, वही ग्रुप आपकी मम्मी के लिए होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी सेट रखा, जैसे हम ये कहते हैं कि प्रथम, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी सोचना पड़ेगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 गेंदबाजों का समुच्चय, मान लेते हैं कि देख लेते हैं विश्व के के 3 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का समूह, बाजों का समुच्चय या संग्रह, जो भी कहो। तो यहां पहले हम ये देख लेते हैं, भाई विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आप बता सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो विश्व के 3 गेंदबाज हैं, बुमराह, दूसरे पे रखूंगा शमी, और तीसरे पे रख लेते हैं जहीर खान को। क्या आपके भी यही 3 हैं? आपके हिसाब से भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 गेंदबाज यही हैं? भाई नहीं, आपके हिसाब से तो कोई और हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हो तो आपके हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर हो जाएंगे, हो सकता है वेस्ट इंडीज के टीम के फैन हो या वेस्ट इंडीज के हो तो आपके हिसाब से क्या वेस्ट इंडीज के वो प्लेयर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि ये समुच्चय नहीं है तो तीनों गेंदबाज, लेकिन वो मेरे हिसाब से अलग हैं, आपके हिसाब से अलग हैं, और आपके फ्रेंड्स के हिसाब से अलग होंगे, आपके मम्मी पापा चाचा चाची फूफी फूफा सबके हिसाब से अलग होंगे। अगर ये कहा जाए कि जैसे ये एग्जांपल बन जाए कि आईपीएल की 8 टीमों का समुच्चय, आईपीएल की 8 टीमों का समुच्चय, टीमों का समुच्चय। तो भाई ये देखिए आईपीएल की जो 8 टीमें हैं, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके हिसाब से देखिए क्या कौन कौन सी हो जाएंगी। ये हो जाएगा सबसे पहले सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, फिर है मुंबई इंडियंस, फिर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, फिर है किंग्स 11 पंजाब, फिर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, फिर दिल्ली डेयरडेविल्स, और कौन बचा, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। अब ये देखिए कि ये जो 8 टीमें हैं, तो क्या ये 8 टीमें जो आईपीएल के 8 टीमों का समुच्चय है, मेरे हिसाब से तो ये हैं। आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? आपके हिसाब से भी यही होंगे, आपके मम्मी पापा के हिसाब से भी होंगे, आपके दोस्तों के हिसाब से भी यही होंगे। तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं कि ये एक समुच्चय है। कहने का मतलब ये है कि जैसे है तो कॉमन सी चीज, समुच्चय का मतलब तो ये होता है कि किसी भी चीज का ग्रुप है वो समुच्चय है। लेकिन भैया ये मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वाले कुछ अलग करेंगे ही, ज्यादा दिमागदार होते हैं तो ये कुछ अलग करेंगे। तो इन्होंने कह दिया सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड संग्रह।
यानी वेल डिफाइंड का मतलब जो आपके लिए है वही सबके लिए होना चाहिए, ना कि वो अलग होगा। समझ में आ गई होगी बात। अब हम यहां देख लेते हैं कुछ प्रतीकों के बारे में। क्या है, कुछ प्रतीक के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रतीक में अगर हम देखें इनके की क्या क्या चीजें हैं, लिख लेते हैं कुछ प्रतीक। कुछ प्रतीक क्या क्या चीजें इनके प्रतीक के हिसाब से देख लो भैया कि क्या कौन कौन से, कि समुच्चय के जो अवयव होंगे। सबसे पहली चीज ये चीज नोट कर लीजिएगा कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों लिख देते हैं। कैसे लिखना है, ये मंझला ब्रैकेट लगता है और इसको हमेशा छोटे में ही लिखा जाएगा, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई बात। उसके बाद आते हैं, समझ गए होंगे, उनके जो अवयव होते हैं। अवयव का मतलब होता है जो उनके बारे में जिन वस्तुओं जिन चीजों के बारे में बात होगी, अगर वो अल्फाबेटिकल है तो उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरी चीज आते हैं कि समुच्चय को फिर किससे लिखेंगे। जैसे अब ये आ जाता है कि समुच्चय जो होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। तो समुच्चय ये भी लिख देंगे, समुच्चयों को बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। अंग्रेजी के यानी कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं कहने का मतलब यह है कि जैसे हम मान लेते हैं कि यही चीज हमको ये लिखना है, तो हम इसको हम किस तरह से लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू ABCD, इस तरह से लिखेंगे। यानी ABCD, यहाँ कुछ भी लिखें XYZ, यानी यहाँ पे वो कैपिटल होगा क्योंकि ये समुच्चय है और ये अंदर जो है ये इसके अवयव हैं, तो ये हमेशा किस में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। एक चीज और भी आता है, हम इसको किस सिंबल से दिखाएंगे। ये सिंबल होता है इस तरह से और इसको बोलते हैं एप्सन। क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है एप्सन, जिसका मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू, या फिर बोलेंगे कि संबंधित है या अवयव है। जैसे अगर मान लो कि इस तरह से लिखा हो कि कोई है C, मान लेते हैं इसे, और ये लिखा है WBRG। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से है कि व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये आपके पास कपड़ों का समुच्चय है कि इतने इतने रंग के कपड़े हैं आपके पास। तो और ये C हमने लिख दिया क्योंकि क्लोज हो गया, तो ये समुच्चय हो गया और ये इसके अवयव हो गए। अभी अगर हमें ये बताना हो एक के बारे में कि सफेद क्या है, तो ये बता देंगे कि ये जो सफेद है W, ये बिलोंग्स टू C, यानी W जो है वो C का एक अवयव है, C में से एक अवयव है। क्या लिखेंगे, W बिलोंग्स टू C, तो इसका मतलब हो जाएगा कि W C का अवयव है। ये समझ आ गया। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास येलो कपड़ा, तो येलो के बारे में क्या कहेंगे, येलो कपड़ा है नहीं है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, वाई डज नॉट बिलोंग टू C, यानी वाई नॉट बिलोंग्स टू C, वाई डज नॉट बिलोंग टू C, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि हमें समुच्चय का अगर निरूपण करना हो या प्रदर्शित करना हो तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई समुच्चय को। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। हम हेडिंग डाल देते हैं समुच्चय का निरूपण। समझ लीजिए पहले पूरी बात और उसके बाद फिर एक्सरसाइज कीजिएगा। समुच्चय का निरूपण हम कैसे निरूपित करेंगे समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण हम इस तरह से करेंगे कि
किसी समुच्चय को निरूपित करने के दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां। अब ये विधियां जान लीजिए कौन कौन सी हैं। दो विधियां हैं। एक तो है, पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध। क्या क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप से। और अगला होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप से ये होता है भैया। दो विधियां होती हैं इसके निरूपण की। अब ये हम सबको ये समझना कि ये होते क्या हैं। जैसे आ गया रोस्टर, तो रोस्टर में क्या करना है कि कोई भी जैसे अगर हमें मान लो ये दे दिया गया कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। क्या बोला गया? प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल है तो ये हो जाएगा, सॉरी इवन नंबर्स है तो हम लिख देंगे, मान लेते हैं ई है ये, ठीक, इवन नंबर ई है। अब इसमें समुच्चय हमें बताना है तो हम ये मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और प्रथम 5 सम संख्या है तो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हो गया भैया इसका सारणीबद्ध रूप। या फिर हमें ये बताना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम क्या लिखेंगे? n बराबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये हो गया भैया, यही है सारणीबद्ध। इस तरह से लिखना सीधे सीधे। फिर समुच्चय निर्माण रूप क्या है? अब मान लीजिए हमको यही संख्या लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे कि e इज इक्वल्स टू फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे x और उसके बाद इसको इज टू इज सच दैट, ये जो लिखते हैं ये सेमीकोलन मतलब ये अनुपात जैसा लगाते हैं, इसको बोलते हैं इज सच दैट। तो ये क्या हो जाता है? x क्या है? प्रथम 5 सम संख्या है तो यही लिख देंगे। x जो है वो क्या है? प्रथम 5 सम संख्याएं और उसके बाद मंझले ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर है? ये वाला देख लो भैया, इसमें क्या है? इसमें प्रथम 5 क्या थी? प्राकृतिक संख्या है तो यही सेम चीज हम फिर से लिख देंगे कि n इज इक्वल टू, फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे x और उसके बाद लिखेंगे इज सच दैट, फिर x। हाँ, एक चीज ये भी कि बहुत सी चीजें जरूरी नहीं कि आप हिंदी में ही बोलें, क्योंकि वो आपको कहीं लिखने नहीं है, वो आपको समझने के लिए। और ऐसे वर्ड्स चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप ऐसे शब्दों का चुनाव करें जिनको बोलने में या समझने में आसानी होती है। दूसरी चीज ये आती है कि हिंदी में तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे या हायर एजुकेशन जो भी जाएंगे तो वहां पर आपको मैथ इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। तो कोशिश अभी से ही कीजिए कि हर चीजों की इंग्लिश जानते रहें। जैसे समुच्चय, तो समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स। तो ये हो जाएगा, ये नेचुरल प्राकृतिक संख्या है x, और ये क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? या x एक, ये कर सकते हैं x एक प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है। तो ये लिख देंगे प्राकृत संख्या। लेकिन हमको ये भी तो बताना पड़ेगा, इसी लाइन में हमको आगे लिखना है, हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई ये है क्या, कितने तक। तो ये हो जाएगा x जो है वो 5 से छोटा है। या क्या लिख सकते हैं? या x जो है वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो भाई देखो इसमें मैक्सिमम 4 नहीं, सॉरी 5 से क्या है? सब छोटे हैं, 5 से छोटे या 5 के बराबर, ये लिखेंगे। या फिर हम क्या लिखेंगे कि x जो है वो 6 से छोटा है, x 6 से छोटा, ये लिखेंगे। समझ में आ गया? तो जो भी लिखा होगा हमको उसी तरह से लिखना है। फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, लास्ट पॉइंट होगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी बुक के पहले क्वेश्चन को। फिर यहां देख लेते हैं क्या क्या हमको करना है कि समुच्चय के हम गुण देख लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो ये देख लेते हैं, गुण देख लो भैया, ये समझ लो कीवर्ड है इसका
कि समुच्चय को, एक चीज जान लो कि समुच्चय को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यह आता है कि समुच्चय को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे अब यहां पर ये हमारा ई दिया था, ठीक, इवन नंबर्स का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गया। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो इस तरह से लिख दे 4, 8, 6, 2, 10, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जितने अवयव इसमें हैं उतने ही अवयव इसमें हैं, जो भी अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। तो यानी कहने का मतलब समुच्चय को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट ये आता है, दूसरी बात ये आती है कि जैसे एक ही तरह के कई अवयव अगर हैं तो उनको केवल एक बार लिखना है। ये बात आई समझ में कि कितने, मतलब कोई भी अवयव है किसी भी तरह के, अगर अवयव आपको मिलते हैं, जैसे किसी एक ही तरह के कई अवयव, एक ही तरह के कई अवयव हो तो उन्हें केवल एक बार लिखना है, उन्हें केवल एक बार, उन्हें केवल एक बार लिखना है। जैसे अब मान लो हमें यह दे दिया गया है कि कोई ए है और उसका जो सेट है वो इस तरह से होना, देखते हैं दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जैसे ए है तो इसमें क्या है कि अगर इस तरह दिया गया हो 2, 4, 4, 4 जो 8, 8, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसके जो अवयव हैं भले ही कई हैं, लेकिन यहां देखो तो 2, 4 3 बार है, तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे? एक बार। उसके बाद 8 2 बार है, तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे? एक बार। और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। यानी कोई भी अवयव हो उसको एक ही बार, केवल एक ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। फिर देखो, यानी इसका मतलब यह है कि 3 अवयव इसमें हैं और 3 अवयव इसमें हैं। तो बस इतनी सी चीज है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज दिया गया है। पहला, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो आसानी से सारी चीजें बता देंगे। जैसे जे से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो भाई जे से कौन कौन से महीने शुरू होंगे? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी केवल 3 ही महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो आपके हिसाब से भी यही है? बिल्कुल है। आपके मम्मी पापा के हिसाब से भी यही होंगे, आपके दोस्तों के हिसाब से भी यही होंगे, आपके रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची, फूफी फूफा, उनके हिसाब से भी यही होंगे। तो यानी बिल्कुल सही है। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय, तो इसका मतलब ये एक क्या है? समुच्चय है। तो ये औचित्य भी हो गया इसका कि भाई यही होंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे? समुच्चय यहां पर लिख देंगे हम कि समुच्चय है। आंसर में क्या लिखेंगे? समुच्चय है। फिर आता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भाई भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो मेरे हिसाब से कौन कौन है? मेरे हिसाब से पहले पे हो जाएंगे प्रेमचंद, दूसरे पे हो गए चेतन भगत, और तीसरे पे हो गए, आप लोग बताइए कोई नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपके हिसाब से भी यही 3 आपके लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक होंगे? नहीं, तो इसका मतलब समुच्चय नहीं। आपके लिए तो कोई और लेखक होंगे ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में जो भी हिंदी के चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें क्या यही थे? नहीं ना। तो इसलिए ये समुच्चय
नहीं है। तो ये हो गया भैया इसका औचित्य कि जो मेरे हैं जरूरी नहीं कि आपके हों। क्लियर है। उसके बाद आ गया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो भाई 11 बल्लेबाजों में अगर देख लें तो मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे MS धोनी पसंद है, मुझे शिखर धवन पसंद है, मुझे रोहित शर्मा पसंद है, मुझे जसप्रीत बुमराह पसंद है। भाई बल्लेबाज हैं लेकिन बैटिंग करते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम ले लें तो क्या यही सब आपके भी फेवरेट होंगे? नहीं होंगे। या हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हो तो वहां आपके 11 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, आप श्रीलंका के फैन है तो 11 खिलाड़ी आपके श्रीलंका के हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और पढ़ते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है आगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो भैया आपकी कक्षा में जो स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं आपकी कक्षा में 80 स्टूडेंट हैं, है ना। तो आपके हिसाब से 80 हैं, तो आपके दोस्त के हिसाब से वो भी तो 80 होंगे, आपके क्लास टीचर के हिसाब से वो भी 80 होंगे, यानी सबके हिसाब से 80 ही होंगे। तो जो बालकों का संग्रह है वो क्या है? समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर है। उसके बाद आता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और लेके कहां तक? 99 तक। तो भैया बताओ ये अगर सभी प्राकृत संख्या, अभी मैंने पहले ही बताया प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो भाई ये बताओ क्या ये आपके हिसाब से भी यही है? मेरे हिसाब से तो यही, आपके हिसाब से? हाँ, आपके दोस्तों से भी पूछ लीजिए, अगर उनके हिसाब से भी हो, अपने टीचर से पूछ लीजिए उनके हिसाब से भी हो, तो सही है भैया। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह जो है वो एक समुच्चय है। तो ये हो जाएगा समुच्चय है। समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें फट से, बिल्कुल देर ना करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा और इस तरह से मैथ पढ़ेंगे कि मैथ से आपको बिल्कुल प्यार हो जाएगा। तो लेखक अगला देखते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो मेरे हिसाब से रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, तो जितने भी लिखे होंगे प्रेमचंद ने, ये प्रेमचंद जी याद है, जितना भी उपन्यास लिखा हो गया, तो जितने मेरे लिए लिखे होंगे उतने ही आपके लिए लिखे होंगे, उतने ही आपके दोस्तों के लिए लिखे होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक समुच्चय है भाई। इन्होंने जितने भी लिखे होंगे कहीं लिस्ट तो होगी ना, तो इसलिए क्या है? समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। समपूर्णांक समुच्चय, तो पूर्णांक मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये सम कह दिया जाए तो सम में क्या है कि जितने हैं सबके सब। तो यहां पर क्या हो जाएगा? समपूर्णांक मतलब इंटीजर्स मान लेते हैं, आई है तो समपूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा? उसमें माइनस के भी नंबर होंगे इवन और प्लस के भी नंबर होंगे। तो मान लेते हैं कि -4, -3, -2, फिर 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। तो बताओ भैया ये समुच्चय है कि नहीं है? बिल्कुल है समुच्चय, क्योंकि जो मेरे लिए हैं वही आपके लिए भी होंगे और वही आपके टीचर्स के लिए भी होंगे। तो सही है, आपके दोस्तों के लिए भी वही है। तो इसका मतलब ये क्या है? समुच्चय है। फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने इस बुक के हिसाब से जितने मेरे लिए जितने प्रश्न हैं उतने ही प्रश्न आपके लिए भी होंगे, उतने ही आपके दोस्तों के लिए भी होंगे और उतने ही आपके जो स्कूल टीचर्स होंगे उनके लिए भी होंगे। तो उस हिसाब से ये क्या है? ये भी एक समुच्चय है। अब आखिरी देखते हैं, क्या विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक जानवर है चूहा, फिर कुत्ता, फिर सांड लिख लेते हैं। चलो, सांड से भी मुझे बहुत डर लगता है। तो अगर ये जानवर देखें तो क्या आपके हिसाब से हो सकता है? आपके हिसाब से शेर हो, भालू हो और चीता हो, क्या हो सकता है ना। तो इस हिसाब से देखो तो ये क्या है? मेरे हिसाब से कुछ और है खतरनाक, आपके हिसाब से कुछ और हैं, दोस्तों के हिसाब से कुछ और होंगे। तो इस हिसाब से क्या है कि ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ये पहली क्लास थी तो आप लोगों को कैसी लगी।
और आगे क्लास कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। एक बार फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्लास 11 की इंग्लिश की भी क्लास चल रही है। अभी फॉरगेटिंग का सारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है, बुक उस लेसन की रीडिंग हो चुकी है। अब उसका आगे से सेशन शुरू होने वाला है, उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर का, उसके बाद वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो सारे के सारे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।